Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज आपके सामने जो हम उपस्थित लेकर जो वीडियो हुए हैं, इस वीडियो में हम लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान है उसका प्रश्न ये पार्ट 4 होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, प्रत्येक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 50-50 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स का हम डाले हुए हैं। आप देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव ऑफिशियल में आपको मिल जाएगा। और आज जो है ये पार्ट 4 है, इसमें 151 से लेकर 200 तक वीडियो हम 151 प्रश्न संख्या 151 से लेकर प्रश्न संख्या 200 तक जो है क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न की तरफ आते हैं। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न 151 नंबर। प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। एक ऐसी युक्ति का नाम बताना है जो एसी को डीसी में बदलती है। तो एसी को डीसी में कौन सी युक्ति कन्वर्ट करती है? ऑप्शन 1 है इन्वर्टर, ऑप्शन 2 है रेक्टिफायर, ऑप्शन 3 है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन 4 है ट्रांसमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रेक्टिफायर। कौन सा है? रेक्टिफायर। सी नंबर ऑप्शन राइट है, रेक्टिफायर होगा। रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, है ना, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। चलिए आपको आंसर अपने मन में सोचना है कौन सा होगा। 152 विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। कह रहा है कि विद्युत फिटिंग में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए कहता है यदि लघुपथन या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। ऑप्शन बी कहता है कि इससे विद्युत का क्षय नहीं होता। ऑप्शन 3 कहता है, सी कहता है कि यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। और ऑप्शन डी कहता है कि इससे विद्युत का उच्चावन, है ना, अर्थात फ्लक्चुएशन दूर होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा 152 का बताइए आप। तो देखिए विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है क्योंकि इसके कारण जो है लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। थोड़ा सा तबीयत सर्दी हो गया है। 153 विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक कौन सा है? एम्पियर या वोल्ट या कूलम्ब या ओम। तो विभवांतर का मात्रक आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो विभवांतर का मात्रक कौन सा होता है? बोलिए ऑप्शन में, एम्पियर, वोल्ट या कूलम्ब या ओम। तो विभवांतर का मात्रक होता है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट, है ना। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। जो एक आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन 2 है 1, ऑप्शन सी है 1 से कम और ऑप्शन डी है अनंत। तो देखिए एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है ना। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक है, रेसिस्टेंस का मात्रक कौन सा है? प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर होता है या कूलम्ब होता है, हेनरी होता है या फिर ओम होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक बताना है आपको। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक आंसर बताइए, ओम होता है, ठीक है ना, ओम होता है। रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। देखिए आपको लगता है कि यहाँ पर टिक लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है कि हम पहले जो है टिक लगा हुआ, पहले से ही टिक लगा हुआ प्रश्नों को लेते थे, लेकिन इस बार जो टिक लगा हुआ था बुक में हमने उसको मिटा करके जो लाया है, तो कुछ कुछ मिटने के बावजूद भी कुछ साइन रह गया, लेकिन आगे जो वीडियो आएगी उसमें ये साइन नहीं रहेगा और आपको क्लीन प्रश्न मिलेगा। चलिए 156 को देखते हैं। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में या किसी भी क्रम में। तो घर में जो हम लोग यूज करते हैं बिजली को, उसमें जो पंखा बल्ब आदि लगा होता है वह किस में होता है? वो समांतर क्रम में होता है। किस में होता है? तो वो जो है समांतर क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, है ना, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम कूलम्ब का है या फैराडे का है या जूल का है या ओम का है? तो देखिए किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह जो है ओम साहब का नियम है। किसका है? ओम साहब का, ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन 1 है ओम, ऑप्शन 2 है ओम मीटर, ऑप्शन 3 है ओम मीटर, ऑप्शन 4 है ओम प्रति वर्ग मीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 158 का? तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है ना। ओम मीटर यहाँ भी है, ओम प्रति मीटर यहाँ, ये नहीं होगा, ओम मीटर राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर, बहुत अच्छा प्रश्न था।
यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। देखिए 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध किसमें कर रहा है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम 6 होगा। 3 दूनी 6, 2 प्लस 6 1 6, 3/6 होगा। 3/6 कटाएंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 होगा। और यहाँ 1/R बराबर 1/2, और जब 1/R बराबर 1/2 हो गया तो अगर आप 1/R बराबर लिखेंगे 1/2 तो R बराबर कितना निकल गया? 2। तो ये जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ओम। ठीक है ना। 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध कितना होगा? संपूर्ण प्रतिरोध 2 ओम होगा। 160 पर आते हैं। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा? तो बताइए। एक शुष्क सेल में इसका जो राइट आंसर है वह होगा रासायनिक ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जिंक है ना, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या कार्बन। तो एक समान शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है वह होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। एक बार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक बार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर आसूत जल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। वोल्टियस सेल के आविष्कारक हैं। वोल्टियस सेल के आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन या थॉमस एडिसन या एलिजांड्रो वोल्टा या किरचॉफ? तो इसका जो वोल्टियस सेल है इसके आविष्कारक कौन है? एलिजांड्रो वोल्टा। एलेक्जेंड्रो वोल्टा जो है इसका आंसर है, राइट है वोल्टियस सेल। शुष्क सेल है। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, तृतीयक सेल है, चतुर्थक सेल है। तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है, जानते ही हैं आप लोग। शुष्क सेल क्या है? एक प्राइमरी सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। शुष्क लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या अगर देसी भाषा में कहेंगे तो जस्तीकरण कहते हैं। विद्युत अपघट्य संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? ओम ने, फैराडे ने, एडिसन ने या वोल्टा ने? तो विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो वो किया है फैराडे ने। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया है? फैराडे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में ऑप्शन नंबर सी राइट है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। 168 को देखते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने वाली प्रयोग होने वाली तार जो है वह किस पदार्थ की बनी होती है? तो ऑप्शन एक है टीन, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है निकिल, ऑप्शन डी है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 168 का? वह होगा टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। चलिए 169। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह कॉपर का बना होता है या आयरन का या लेड का या टंगस्टन का? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जानते ही हैं आप। जो मेरा वीडियो देखिएगा फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ाया है वहाँ भी इसकी नॉलेज आपको मिल जाएगी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? एक है नाइक्रोम का, बी है तांबा का, सी है एल्यूमिनियम का और डी है उपयुक्त में कोई नहीं।
तो विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है वह निम्नलिखित में से नाइक्रोम धातु किसका बना होता है? नाइक्रोम धातु का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, नाइक्रोम धातु का बना होता है विद्युत हीटर का एलिमेंट। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलें तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की उपयोग का मान होगा। देखिए 100 वाट का बल्ब है, 1 घंटा प्रतिदिन जलेगा 10 दिन तक। तो इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1000 वाट। 1000 वाट को 1 किलो वाट बोलते हैं, है ना। 1000 वाट को 1 किलो वाट बोलते हैं और 1 किलो वाट बराबर होता है 1 यूनिट, है ना। 1 किलो वाट और 1 यूनिट, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा? 1 यूनिट आंसर हो जाएगा। अगर 100 वाट वाले बल्ब 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जले तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? 1 यूनिट होगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन 1 देखिए, क्वेश्चन 172। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन? तो तड़ित चालक का आविष्कार किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक है? निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो निम्न में से जो है निकिल या कोबाल्ट या क्रोमियम या तांबा, तो इनमें से कौन अनुचुंबकीय है या पारामैग्नेटिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है क्रोमियम, ये हमारा क्या है? अनुचुंबकीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है अर्थात डाई मैग्नेटिक है? तो डाई मैग्नेटिक कौन है? लोहा, बिस्मथ, निकिल या कोबाल्ट? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? जानते ही हैं, बिस्मथ हो जाएगा। बिस्मथ जो है प्रतिचुंबकीय है। बिस्मथ क्या है? डाई मैग्नेटिक है। और क्रोमियम क्या है? तो अनुचुंबकीय है। क्रोमियम और बिस्मथ जो है ये प्रतिचुंबकीय है और जो क्रोमियम है ये अनुचुंबकीय है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? हेनरी द्वारा, ऑर्स्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा या वोल्टा द्वारा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया ऑर्स्टेड द्वारा। किसके द्वारा? ऑर्स्टेड द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? तो ये किया गया ऑर्स्टेड के द्वारा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 176 को देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? धारामापी को या वोल्टमीटर को, विद्युत मोटर को या जनित्र को? तो इसका राइट आंसर है जनित्र को। किसको? जनित्र को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया गया है? तो जनित्र को बनाने में किया गया है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। एक है फैराडे के नियम पर, बी है लेंज के नियम पर, सी है ओम के नियम पर और डी है फ्लेमिंग के नियम पर। तो विद्युत मोटर जो है वह किसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत सिद्धांत जो है वो आपका फैराडे के नियम पर काम करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है, फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। 178 ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ऑप्शन ए है डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, बी है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, सी है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, ये एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता को बढ़ाने और घटाने, वैसे बता दें ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। 179 लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम जो है वह किसके लिए आवश्यक है? एक है ऊर्जा संरक्षण, बी है द्रव्यमान का संरक्षण, सी है रेखीय संवेग संरक्षण, डी है कोणीय संवेग संरक्षण। तो लेंज का जो नियम है वह निम्नलिखित किसके लिए आवश्यक है? वह ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है ना। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए आवश्यक है। 180 को देखते हैं। परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के न्यूक्लियर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है बताइए? पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या न्यूटन ने? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहते हैं। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को, के योग को। तो देखिए परमाणु संख्या जो है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर कहते हैं। वन 83। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होगा वह कितना होगा? 2, 4, 6 या 8? देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों की संख्या को जोड़कर जो है द्रव्यमान संख्या बनती है। तो 2 प्रोटॉन हो गया और 2 न्यूट्रॉन होगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन तो फालतू में दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मतलब है। 2 2 4 हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार है 10⁻10 मीटर, 10⁻9 मीटर, 10⁻3 मीटर और 10⁻15 मीटर। तो नाभिक का आकार कौन सा होता है? तो यह हो जाएगा 10⁻15 मीटर। नाभिक का आकार कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, 10⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए पॉजिट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने, जेम्स जे थॉमसन ने, चैडविक ने या एंडरसन ने? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन ने। किसने की थी? एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। 186 हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन में देखिए ऐसा है, ये परमाणु इसमें जो है देखिए यहाँ ऑप्शन है 0, 1, 3 या 5। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा या 5 होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 और न्यूट्रॉन भी 1 होता है। तो या जैसा देखिए हाइड्रोजन के मामले में एक ये एक्सेप्शनल केस होता है हाइड्रोजन, जिसके कि परमाणु का कक्षा है ना, जिसके कि हाइड्रोजन परमाणु के जिसके कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये एक्सेप्शनल केस है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, जेम्स वाट ने, गैलीलियो ने या रदरफोर्ड ने? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, 188 को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट धन आवेश, 2 यूनिट ऋण आवेश, 2 यूनिट धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश को। इलेक्ट्रॉन किसको वहन करता है? 1 यूनिट ऋण आवेश को वहन करता है ना। इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋण आवेश को वहन करता है। 89 ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। संभारिक, समस्थानिक, आइसोबार, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न क्या बोला कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक अगर समान होगा तो वो क्या होगा? समस्थानिक। और परमाणु भार अगर समान होगा तो वो होगा संभारिक। ये ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक समस्थानिक और परमाणु भार अगर समान हो जाएगा तो वो संभारिक हो जाएगा। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में, अणु में, परमाणु में, यौगिक में। तो समस्थानिक गुण जो है वो किस में पाए जाते हैं? समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में। किसमें पाए जाते हैं? तत्व में। राइट आंसर ए होगा। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति या रेडियो एक्टिव विघटन। तो देखिए एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी राइट है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं
तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। दो हल्का नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या प्रकाश विद्युत प्रभाव या रासायनिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। दो मिलकर के अगर एक बनेगा तो वो संलयन में होगा, जो कि नाभिकीय संलयन की घटना सूर्य में होती है और नाभिकीय विखंडन की घटना परमाणु बम में होती है। तो यह है दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। एटम बम का जो सिद्धांत है वह आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन पर, उपयुक्त दोनों पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर बी राइट है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ किसको उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण को, बीटा किरण को, गामा किरण को, उपयुक्त सभी को। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं वो किसको उत्सर्जित करते हैं? अल्फा बीटा गामा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों को, उपयुक्त सभी, है ना। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं वो अल्फा किरण को भी, बीटा किरण को भी और गामा किरण को भी, तीनों को उत्सर्जित करते हैं, उपयुक्त सभी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60 जो है यह आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरण को, बीटा किरण को, गामा किरण को और एक्स किरण को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 195 का, बताइए आप लोग, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में किसको उपयोग किया जाता है? एक कहता है थोरियम को, बी कहता है ग्रेफाइट को, सी कहता है रेडियम को और डी कह रहा है साधारण जल को। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसको इस्तेमाल करते हैं? तो राइट आंसर है ग्रेफाइट को, ऑप्शन बी राइट है, ग्रेफाइट को। 97 देखते हैं, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन एक है एक्स किरणों के उत्पादन में, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन के प्रचारण में, ऑप्शन सी है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचारण में, ऑप्शन डी है परमाणु त्वरण में। तो परमाणु पाइल का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, राइट आंसर बी है, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में जो है परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। 198 को देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो सक्रियता, सॉरी, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, ऊष्मा और ऊर्जा। इन चारों में जो है क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो इकाई है वह रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। किसका है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ऑप्शन नंबर 198 जो है वो राइट है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो धर्मिता की। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए कौन सा होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज पार्ट 4 में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में या नियंत्रक के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में, ऑप्शन ए राइट था। तो आज हम लोगों ने जो है इसमें पार्ट 4 को देखा, फिजिक्स का पार्ट 4 होगा ये, जिसमें कि हर पार्ट में 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं और आज जो था वो 150 से 200 तक के प्रश्न थे। तो आज यहीं वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। ठंड बढ़ रही है, थोड़ा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।